अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती। अमीरी निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है, जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हों और निरंतर लगन हो। लगन कैसे विकसित करें? लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हो या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। आवश्यक कदम है, पहला, निश्चित लक्ष्य जिसके बीच इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा, एक मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसरबंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। चौथा, एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता पूर्वक गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करे। ये 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इस फिलॉसफी के 13 सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन 4 कदमों को अपनी आदत बना लें। यही वो कदम हैं जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यही वो कदम हैं जो विचार को स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वो कदम हैं जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांसारिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वो 4 कदम हैं जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी देते हैं। यही वो कदम हैं जो सपनों को भौतिक यथार्थ में बदलते हैं। किसी नए विचार के सफल होने के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है: उद्देश्य, धैर्य और दृढ़ विश्वास। शुल्स को सियाटल में एक छोटी सी कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके कुछ आउटलेट्स थे, में सेल्स और मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए नौकरी मिली। उनकी उस समय शादी हुई थी और उम्र मात्र 29 वर्ष थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस नई नौकरी के लिए न्यूयॉर्क शहर का अपना घर छोड़ दिया। 1 वर्ष पश्चात शुल्स एक व्यावसायिक ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां पर देखा तो पाया कि इटालियन संस्कृति में कॉफी कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफी बार में एक कॉफी से होती है। काम के पश्चात मित्र और सहकर्मी एक बार फिर से कॉफी बार में मिलते तथा घर वापस जाने से पहले कॉफी की चुस्की का आनंद लेते। ये इटालियन जिंदगी का अभिन्न अंग है। शुल्स के मन में ये विचार कौंधा कि इसकी शुरुआत अमेरिका में भी की जा सकती है। उन्हें ऐसा लगा कि स्टारबक्स की शानदार कॉफी अमेरिका में नई शुरुआत कर सकती है। इस चेन को बनाना शुल्स का जुनून बन गया। वो कॉफी बार की चेन बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। परंतु स्टारबक्स कॉफी के मालिक उनकी बात से सहमत नहीं थे। वो कॉफी व्यापार के होलसेल व्यवसायी थे और रेस्टोरेंट के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटी सी ही दुकान थी। अपने लक्ष्य को लागू करने के लिए शुल्स ने स्टारबक्स की नौकरी छोड़ दी। 1986 में सियाटल में उन्होंने अपना पहला कॉफी बार खोला। ये एक त्वरित सफलता में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने सियाटल में एक और बार खोला और फिर वैंकूवर में खोल दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और उसी के नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख लिया। शुल्स को विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार गुणवत्ता वाली कॉफी एक दिन अमेरिकी लोगों के प्रत्येक दिन का हिस्सा बन जाएगी। उनकी ये सोच सच में कारगर साबित हुई और 1988 में उनकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रही। स्टारबक्स ने अमेरिका में सैकड़ों कॉफी बार खोल दिए, जहां व्यावसायिक लोग काम के पश्चात बैठकर बातें करें और कॉफी की चुस्की लेते हुए अपने कार्य के दबाव से बाहर निकल सके। उनकी ये सोच यहां तक कारगर साबित हुई कि नौजवान लोग अपनी डेट कॉकटेल पर करने के बजाय एक कप कॉफी पर करने लगे। परिवार रोजमर्रा की जिंदगी से उबने के पश्चात फिल्म देखने के बाद यहां बैठा करते थे। स्टारबक्स लगातार 3 वर्ष नुकसान पर गया। सिर्फ 1989 में $10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था, पर शुल्स ने हार नहीं मानी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि इस कंपनी को दृढ़ करने का यही रास्ता है। ये नुकसान जल्दी ही लाभ में परिवर्तित होगा। एक बार सियाटल के स्टोर को लाभ होना शुरू हुआ, शुल्स ने धीरे धीरे अन्य शहरों में अपने विचार को अमल किया। वैंकूवर, पोर्टलैंड, लॉस एंजलिस, डेनवर, शिकागो और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। स्टारबक्स आज संपूर्ण विश्व के घर घर के लोगों की जरूरत बन चुका है और अमेरिका के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नमूना बन चुका है। इसने शुल्स को
अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया है। ज्ञान इनमें से किसी भी स्रोत से हासिल किया जा सकता है। इसे निश्चित आपस में मिल जाती है। जिन विवाहों में प्रेम के भाव के साथ सेक्स का उचित संतुलन नहीं है, वे सुखी विवाह नहीं कहे जा सकते और शायद ही कभी ये लंबे चलते हों। प्रेम अकेला विवाह से सुख नहीं ला सकता, ना ही सेक्स अकेला ये काम कर सकता है। जब ये दोनों सुंदर भाव आपस में मिल जाते हैं तो विवाह एक ऐसी मानसिक अवस्था उत्पन्न कर सकता है जो इस धरती पर महसूस की जा सकने वाली आध्यात्मिक अवस्था के निकट होती है। जब रोमांस का भाव प्रेम और सेक्स के साथ जुड़ जाता है तो इंसान के सीमाबद्ध मन और असीम शक्ति के बीच की बाधाएं हट जाती हैं। तब एक प्रतिभावान पैदा होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रेम की प्रकृति है कि वो जब भाव रूप में होता है तो बदसूरत सी वस्तु में भी अपने हस्तशिल्प से सुंदरता की मूर्त खड़ा कर देता है। पर वो भाव अधिक ज्वलित और प्रभावी साबित होता है जिसमें प्रेम और सेक्स का सम्मिश्रण हो जाए। कोई भी शादी सिर्फ प्रेम से ही नहीं सफल हो सकती, ना ही सिर्फ सेक्स से। शादी के बाद खुशियां तब तक प्राप्त नहीं होंगी जब तक दोनों प्रेम और सेक्स की मात्रा संतुलित रूप से भावों में मिश्रित ना हो। जब विवाह के उपरांत ये दोनों भाव मिश्रित किए जाते हैं तो मन उस मनोदशा में पहुंच जाता है जो इससे पहले आपने अनुभव नहीं की होगी। जब रोमांस का भाव सेक्स और प्रेम के साथ जुड़ता है तो सोने पर सुहागा जैसा है। तब वो तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच की हर सीमा खत्म कर देता है। लोगों की सेक्स के बारे में बहुत ही गलत धारणाएं हैं, परंतु प्रेम, रोमांस और सेक्स का भाव असीम शक्ति के बीच के लिंक का काम करती है। बहुत से विवाहों में तनाव और अराजकता का माहौल होता है, परंतु यहाँ जो कहा जा रहा है उसे अगर ठीक तरीके से समझ लिया जाए तो सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। बार बार टोकने या ताने कसने में जो पीड़ा व्यक्त होती है वो आमतौर पर सेक्स के विषय में ज्ञान की कमी की वजह से होती है। जहां प्रेम, रोमांस और सेक्स के भाव तथा कार्य की सही समझ रहती है, वहां विकसित युगल में कोई तनाव नहीं होता। अंतर्मन जोड़ने वाला लिंक। दौलतमंद बनने की ओर 11वां कदम। अंतर्मन चेतना का वो क्षेत्र है जिसमें तार्किक या फिर बाह्य मन तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग वर्गीकृत और रिकॉर्ड होता है। जहां से विचार उसी तरह दोबारा निकाले जा सकते हैं जिस तरह पात्रों को फिलिंग कैबिनेट में से निकाला जा सकता है। ये छवियों या विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें फाइल करता है, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो। आप अपने अंतर्मन में किसी भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष्य को स्वैच्छिक रूप से डाल सकते हैं जिसे आप इसके भौतिक या आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हो। अवचेतन मन सबसे पहले उन प्रबल इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जब उनमें विश्वास जैसी भावनाओं का समावेश हो। इच्छा शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें, जहां पर 6 कदम दिए गए हैं, और योजनाएं बनाने और उन पर कार्य करने के अध्याय में दिए गए निर्देशों पर गौर करें। इससे आप यहां पर दिए जा रहे विचार के महत्व को समझ जाएंगे। अंतर्मन रातों दिन काम करता है। इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे अवचेतन मन असीम शक्ति की शक्तियों से ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा ये स्वैच्छिक रूप से किसी की इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में बदल देता है, और ये हमेशा इस लक्ष्य को हासिल करने के सबसे व्यवहारिक तथा सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है। आप अपने अंतर्मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। आत्म सुझाव वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों को एक बार फिर पढ़ें कि किस तरह अंतर्मन का प्रयोग किया जाता है। इस विश्वास को सही साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि अंतर्मन इंसान के तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच जोड़ने वाला लिंक है। ये वो माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की शक्तियों का इच्छानुसार सहयोग हासिल कर सकता है। अकेले इसी में वो रहस्यमय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होते हैं
और अपने आध्यात्मिक रूप में बदल जाते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना उस स्रोत में बदल जाती है जो प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम होता है। अंतर्मन के साथ रचनात्मक प्रयास से जुड़ी संभावनाएं अत्यधिक और अति सूक्ष्म है, जिन पर विचार करना संभव नहीं लगता। ये हमें श्रद्धामयी विस्मय से अभिभूत कर देती हैं। मैं अंतर्मन के बारे में चर्चा करते समय हीनता और बौनेपन के भाव से भर जाता हूं, तथा शायद इसके पीछे ये तथ्य है कि इस विषय पर इंसान का ज्ञान दुर्भाग्य से बहुत ही कम है। जब आप इस बात को सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि अंतर्मन का अस्तित्व है और आप उस माध्यम के रूप में इसकी संभावनाओं को समझ लेते हैं जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो आप इच्छा शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के पूरे महत्व को समझ जाएंगे। आप ये भी समझ जाएंगे कि आपको बार बार ये चेतावनी क्यों दी जा रही थी कि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखें या उसे लिख लें। आप ये भी समझ जाएंगे कि इन निर्देशों पर अमल करते समय लगन क्यों आवश्यक है। 13 सिद्धांत वो प्रेरणाएं हैं जिनसे आप अपने अंतर्मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। अगर आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते तो हताश या निराश ना हो। याद रखें कि अंतर्मन केवल आदत के द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है और इसके लिए विश्वास वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। आपको अभी विश्वास में निपुण होने का समय नहीं मिला होगा। धैर्य और लगन रखें। विश्वास और आत्म सुझाव वाले अध्यायों के कई वक्तव्य यहाँ पर अपने अंतर्मन के लाभ के लिए दोहराए जाएंगे। याद रखें, आपका अंतर्मन अपने आप कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने का प्रयास करें या ना करें। इससे स्वाभाविक रूप से आपको यह पता चल जाता है कि डर और गरीबी के विचार तथा सभी नकारात्मक विचार आपके अंतर्मन के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं, जब तक कि आप इन आवेगों पर विजय न पा लें और अंतर्मन को बेहतर भोजन न दें जिससे इसे पोषण मिल सके। अंतर्मन खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने अंतर्मन में बोने में असफल रहते हैं तो ये उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तरह आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचार लगातार अंतर्मन तक पहुंच रहे हैं, जो उन 4 स्रोतों में पहुंच रहे हैं जिनका जिक्र हमने सेक्स रूपांतरण वाले अध्याय में किया है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप ये याद रखें कि आप हर दिन इसी तरह जी रहे हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके अंतर्मन तक किस तरह के विचार पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक हैं। आप नकारात्मक विचारों के प्रवाह को रोकने की कोशिश करने में संलग्न हैं ताकि आप इच्छा के सकारात्मक संवेग की मदद से अपने अंतर्मन को प्रभावित कर सकें। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास वो कुंजी होगी जो आपके अंतर्मन का द्वार खोल देगी। यही नहीं, आप उस द्वार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेंगे ताकि कोई अवांछित विचार आपके अंतर्मन को प्रभावित न कर सके। इंसान जो कुछ भी बनाता है वो विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कल्पना न की हो। कल्पनाशीलता की मदद के द्वारा विचार योजनाओं के रूप में इकट्ठे होते हैं। नियंत्रण में रहने पर कल्पनाशीलता का प्रयोग योजनाएं या लक्ष्य बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो किसी को अपने चुने हुए व्यवसाय या काम में सफलता दिलाती है। सभी विचार जिनका उद्देश्य भौतिक रूप में रूपांतरण हो और जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अंतर्मन में बोया जाए, कल्पनाशीलता के माध्यम से गुजरने चाहिए और उनमें विश्वास का मिश्रण होना चाहिए। योजना या उद्देश्य में विश्वास मिश्रण जो अंतर्मन के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, केवल कल्पनाशीलता के द्वारा किया जा सकता है। इन वक्तव्यों से आपने समझ लिया होगा कि अंतर्मन के स्वैच्छिक प्रयोग के लिए सभी सिद्धांतों के संयोजन तथा प्रयोग की आवश्यकता होती है। 19वीं और 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि और पत्रकार एला व्हीलर एलेक्स ने अंतर्मन की शक्ति के बारे में लिखा है, तुम्हें नहीं पता एक विचार क्या कुछ कर सकता है। तुमसे घृणा भी करा सकता है और मोहब्बत भी दिला सकता है। विचार वो तत्व है
जिसमें हवादार पंख हैं और वो बड़ी गति से चलते हैं। वे ब्रह्मांड के नियम को पूर्णतया अनुसरण करते हैं। ये अपनी तरह का इकलौता तत्व है। वो सब आपकी जिंदगी में वापस आता है जो भी आपके मन से गुजरता है। श्रीमती विलकॉक्स को ये बात अच्छी तरह से पता थी, जो विचार व्यक्ति के मन से होकर गुजरता है, अगर वो अंतर मन में ठहर जाता है तो वो एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और वे विचार भौतिक रूप में जरूर रूपांतरित होंगे। विचार वे तत्व हैं जिनकी ऊर्जा को हम भौतिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। मन के तार्किक हिस्से में मौजूद विचारों की तुलना में अंतर्मन उन विचार संवेगों से अधिक प्रभावित होता है और उन्हें अधिक अच्छी तरह ग्रहण करता है जिनमें भावना या भाव मिश्रित होते हैं। दरअसल इस सिद्धांत के समर्थन में काफी प्रमाण है कि केवल भावनात्मक विचार ही अंतर्मन पर सक्रिय प्रभाव डाल पाते हैं। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि भावना अधिकांश लोगों पर शासन करती है। अगर ये सच है कि अंतर्मन भाव से मिश्रित विचार संवेगों से अधिक जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भाव से परिचित होना अनिवार्य है। कुल 7 प्रमुख सकारात्मक भाव हैं और 7 ही प्रमुख नकारात्मक भाव हैं। नकारात्मक भाव अपने आप ही विचार संवेगों में चल सकते हैं और इस तरह अंतर्मन में प्रवेश पा जाते हैं। सकारात्मक भाव को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा आपको अपने अवचेतन मन में विचार संवेगों के माध्यम से पहुंचाना होता है। ये भाव या भाव संवेग ब्रेड में खमीर की तरह होता है, क्योंकि उनमें एक्शन का तत्व होता है जो विचार संवेगों को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में रूपांतरित कर देता है। इस कारण हम ये समझ सकते हैं कि भाव मिश्रित विचार उन विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं जो सिर्फ ठंडे तर्क से प्रेरित होते हैं। आप अपने अंतर्मन के आंतरिक श्रोताओं को प्रभावित और नियंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि आप इसे धन की इच्छा सौंप सकें जिसे आप इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि आप उस तरीके को समझ लें जिसके द्वारा इस आंतरिक दर्शक समूह तक पहुंचा जाए। आपको इसकी भाषा बोलनी होगी, अन्यथा ये आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसे जो भाषा सबसे अच्छी तरह समझ में आती है वो है भावना या भावों की भाषा। इसलिए आइए हम यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन करें ताकि अपने अंतर्मन को निर्देश देते समय आप सकारात्मक भावों का अधिक प्रयोग कर पाएं और नकारात्मक भाव से बचें। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव: इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। अन्य सकारात्मक भाव भी हैं, परंतु सबसे प्रबल 7 भाव यही हैं और यही वो भाव हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है। इन 7 भाव में महारत हासिल कर लें और बाकी के रचनात्मक भाव आपके इशारे पर चलेंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। इस संबंध में याद रखें कि आप ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका उद्देश्य आपके मन में सकारात्मक भाव भरकर आप में धन की चेतना विकसित करने में मदद करना है। 7 प्रमुख नकारात्मक भाव: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, अंधविश्वास का भाव, क्रोध का भाव। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक समय में एक साथ नहीं रह सकते। या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मन को प्रबलता से प्रभावित करे। यहाँ आदत का नियम आपकी सहायता करेगा। सकारात्मक भावों को अमल में लाने और उनका प्रयोग करने की आदत डाल लें। अंततः वे आपके मन को पूरी तरह से भर देंगे और नकारात्मक भाव को इसमें प्रवेश ही नहीं करने देंगे। केवल इन निर्देशों को पूरी तरह पालन करने से ही आप अपने अंतर्मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपके अंतर्मन में एक भी नकारात्मक भाव मौजूद हो तो ये अंतर्मन से रचनात्मक सहायता पाने के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप अवलोकन करने वाले व्यक्ति हैं तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना का सहारा लेते हैं जब बाकी हर चीज असफल हो जाती है, या फिर वे अर्थहीन शब्दों के कर्मकांड के द्वारा प्रार्थना करते हैं।
और चूंकि ये एक तथ्य है कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें बाकी सभी तरफ से असफलता मिलती है, तो प्रार्थना करते समय उनके मन डर और शंका से भरे होते हैं। जिस भाव के अनुसार अंतर्मन कार्य करता है उन्हें असीम शक्ति तक प्रेषित कर देता है। इसी तरह यही वो भाव है जो असीम शक्ति को प्राप्त होता है और वो इस पर काम करती है। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु प्रार्थना करते समय आपके मन में यह डर होता है कि आपको ये नहीं मिलेगी या फिर असीम शक्ति आपकी प्रार्थना पर काम नहीं करेगी, तो आपकी प्रार्थना सचमुच व्यर्थ हो जाएगी। कई बार प्रार्थना का परिणाम यह होता है कि आपने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की थी वो आपको मिल जाती है। अगर आपको ऐसा अनुभव है तो याद करें कि प्रार्थना करते समय आपकी वास्तविक मनः स्थिति कैसी थी और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिद्धांत बताया जा रहा है वो सिद्धांत से बढ़कर है। वो वक्त आएगा जब स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विज्ञान की प्रार्थना पढ़ी जाएगी। उस प्रार्थना को विज्ञान ही कहा जाएगा। ये सार्वभौमिक माइंड तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक लोग डरे हुए रहेंगे। ये तब प्राप्त होगा जब अज्ञान, अंधविश्वास और गलत शिक्षा समाप्त हो जाएगी और हमारे बच्चे असीम ऊर्जा के ज्ञान को प्राप्त करने लगेंगे। उनमें से कुछ भाग्यशाली अभी भी ये शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं